विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट जनरल फार्माकोलॉजी, एक तरीके से फार्माकोलॉजी का बेसिक पॉइंट एट द लेवल ऑफ डी फार्मा। डी फार्म लेवल पे फार्माकोलॉजी का जो बेसिक्स है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उन चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे। बेसिकली फार्माकोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन उसको हम किस लेवल पे पढ़ रहे हैं, डी फार्मा लेवल पे, बी फार्म लेवल पे या एमबीबीएस लेवल पे, वो मायने रखता है। तो हमारा जो आज का पॉइंट रहेगा वो डी फार्म लेवल पे रहेगा कि हमें इन जनरल क्या क्या पढ़ना है उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? ये एक फार्मेसी की ब्रांच है, सिंपल सी ब्रांच ऑफ फार्मेसी which deals with the study of therapeutic property of any chemical, either synthetic or natural agent. Means कोई भी केमिकल एजेंट्स, या वो सिंथेटिक ओरिजिन हो या वो नेचुरल ओरिजिन हो, उसका क्या थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। उसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? फार्माकोलॉजी। मीन्स फार्माकोलॉजी इज डील्स with the study of drug. Pharmacology is deals with the study of drug. अब जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब ये है कि कोई भी दवा का क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, कब वो दवा देनी है, कब वो दवा नहीं देनी है, उसका टोटल स्टडी हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। अब जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा फोकस दो चीज़ों पे ज़्यादा होता है। एक फार्माको डायनेमिक्स और दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स एंड दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें हम ये देखते हैं कि उस दवा ने हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट डाला, क्या क्या उसका बायोलॉजिकल रिस्पांस रहा। इसी में हम आगे फिर देखेंगे डोज रिस्पांस कर्व, डीआरसी वगैरह, वो किसके अंदर आता है? फार्माकोडायनेमिक्स। कि आपने डोज बढ़ाया तो क्या रिस्पांस आया, डोज कम किया तो क्या रिस्पांस आया, डोज कम करने पे कितना कम रिस्पांस आया, या डोज बढ़ाने पे कब तक इफेक्टिव रिस्पांस आया और कितनी हाइपर डोज पे फिर वो टॉक्सिक रिस्पांस देने लगा। कोई भी दवा है, एक डोज, एक प्रॉपर डोज होता है, एक लिमिटेड डोज तक तो वो एज ए दवा, एज ए ट्रीटमेंट शेड्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर उसका डोज बहुत ज़्यादा हो जाए, वही क्या हो जाएगी? टॉक्सिक। जैसे सिंपल सा पैरासीटामॉल, अगर एक डेफिनेट क्वांटिटी लेंगे तो जाहिर सी बात आपकी बॉडी के लिए फीवर कम करेगा, लेकिन अगर वही बहुत हाइपर डोज में लेंगे तो क्या कर देगा? हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो it means pharmacodynamics is the study of effect of drug on body. अब जब हम फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी कर देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि दवा की किस डोज पे क्या रिस्पांस आ रहा है, या कितनी डोज पे वो टॉक्सिक रिस्पांस शो कर रहा है। ये सारी की सारी स्टडी किसमें? फार्माकोडायनेमिक्स। दूसरा आपका आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। मीन्स हमारी बॉडी
उस ड्रग के साथ क्या व्यवहार करती है। इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं अबाउट एडीएमई। एडीएमई क्या है, एडीएमई में ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सब कंबाइंडली किस में आएगा, फार्माकोकाइनेटिक में। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई दवा आपके ब्लड में पहुंचती, मीन्स ड्रग है, ड्रग आपके ब्लड में पहुंचा, तो ब्लड में ब्लड सेल्स को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में ब्लड सेल्स को छोड़ के जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको हम नाम देते हैं प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में तमाम प्रोटीन मौजूद होती हैं, उस प्लाज्मा में तमाम प्रोटीन मौजूद होती हैं, जैसे एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब तमाम क्या हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में आपके आते हैं एल्ब्यूमिन, और क्या है, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये सब क्या है, ये सब आपके तमाम प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो हमारी दवा होती है, दवा उस प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन से पहले बाइंड करती है। ये बाइंडिंग कैसी होती है, ये बाइंडिंग होती है रिवर्सिबल। ड्रग ब्लड में आई, ब्लड में आने के बाद प्रोटीन से बाइंड, कैसा, रिवर्सिबल, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। फिर उसमें से थोड़ा सा पोर्शन डिटैच हुआ ड्रग का, डिटैच होने के बाद ये चला गया स्टोरेज टिश्यू में, जैसे एडिपोज टिश्यू वगैरह या तमाम जो भी स्टोरेज टिश्यू है वहाँ गया, वहाँ पे मौजूद कुछ प्रोटीन से बाइंड किया, ये भी हो सकता है। कुछ दवा का पोर्शन जो फ्री हुआ, फ्री होने के बाद उसने अपना जो भी आप जिस सेल पे एक्शन देना था वहाँ गया और अपना एक एक्शन दिया। तो इन चीज़ों को डिटेल में, जैसे दवा आपने लिया तो वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वेरियस कंपार्टमेंट में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर पता चला वो लिवर को गई या किसी और ऑर्गन को गई तो वहाँ उसका मेटाबॉलिज्म, वहाँ टूट फूट हुई मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन हुआ, दवा को बाहर निकाल दिया गया, एडीएमई। तो इस एडीएमई की स्टडी हम किसमें करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब एक टर्म और आता है जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोविजिलेंस। ये फार्माकोविजिलेंस क्या है कि दवा, ड्रग डिस्कवरी के बाद जब मार्केट में आई, तो मार्केट में आने के बाद कुछ समय, मार्केट में आने के बाद काफ़ी लंबे समय तक
उस दवा का क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट आ रहा है, कोई एलर्जिकल रिस्पॉन्स तो नहीं हो रहा, जो भी चीज़ें उनकी कॉन्टिन्यूस स्टडी की जाती है। मीन्स इसे हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस फार्माकोविजिलेंस मीन्स जब ड्रग डिस्कवरी के बाद दवा मार्केट में आ गई, उसके बाद लोगों ने उसका यूज करना शुरू किया, उसके बाद लंबे समय तक उस दवा का क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, उसका एक डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि हमें मालूम चल सके कि ऐसा तो नहीं कि दवा लंबे समय तक यूज करने के बाद कोई क्रिटिकल साइड इफेक्ट क्रिएट कर रही है। इसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोविजिलेंस। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया था, इसका कॉन्सेप्ट आया था कि 1960 के आसपास फीमेल में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता था क्या, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड तो ये देखा गया कि लंबे समय तक थैलिडोमाइड जिन पेशेंट्स को दिया गया आफ्टर प्रेगनेंसी, जब वो माँ बनी तो उनके जो बच्चे हुए उसमें हाथ और पैर जस्ट लाइक के सील के जो फ्लिपर होते थे कुछ उस तरीके से एक डिफॉर्मिटी डेवलप हुई, टेराइटोजेनेटिक इफेक्ट। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया किसका, फार्माकोविजिलेंस का। मीन्स कोई भी दवा मार्केट में आने के बाद लंबे समय तक उसको उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसका क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, ताकि अगर लॉन्ग यूज के बाद कोई साइड इफेक्ट सामने आ रहा हो तो उस दवा को मार्केट से विड्रॉ किया जाए। इसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोविजिलेंस। अब इसी में एक चीज और आता है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है, बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी में हम ड्रग्स के साथ साथ ऐसे केमिकल्स जो रेगुलर इंडस्ट्री में या हाउस होल्ड सेटिंग में यूज किए जाते हैं उनका क्या टॉक्सिक इफेक्ट, उनका क्या पॉइजनस इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ड्रग के साथ साथ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एट हाउस होल्ड सेटिंग, इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। उसमें ड्रग भी हो सकता है और ऐसे केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं जो ड्रग तो नहीं है लेकिन इंडस्ट्री में या घरों में जनरली यूज किए जाते हैं। तो उनका क्या टॉक्सिक इफेक्ट है या किस डोज में वो टॉक्सिक, उनका हम स्टडी करते हैं इन टॉक्सिकोलॉजी। एक टर्म और आता है क्या, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी ये क्या है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपने डिफरेंट रूट से मेडिसिन को लिया और वो लेने के बाद हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड में कितना उसका पोर्शन गया, उसे हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स amount of drug या portion of drug that goes to systemic circulation is known as bioavailability। जैसे आपने खाने के रास्ते दवा को लिया ओरल रूट से, तो वो अगर आपने 100 mg की दवा लिया तो आपके ब्लड में वो 100 mg नहीं पहुंचेगा, हो सकता हो वो 60 mg पहुंचे, 50 mg पहुंचे, 70 mg पहुंचे। बाकी दवा कहाँ, बाकी दवा उसी पेट में डिग्रेड हो गई या लिवर में डिग्रेड हो गई। इट मीन्स अब अगर वही दवा आपका इंजेक्शन के रास्ते दे दिया जाए तो उस केस में ब्लड में उसका 100% पोर्शन चला जाएगा। तो बायो अवेलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पेरेंट्रल रूट में, पेरेंट्रल रूट से जब ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उस केस में ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, लेकिन ओरल रूट से या अदर रूट से 100% थोड़ा कम रहता है।
इट मीन्स बायो अवेलेबिलिटी क्या है, अमाउंट या प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग दैट गोज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। इसके बाद आता है आपका क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि मान लिया आपने दवा को ओरल रूट से लिया, जब आप दवा को ओरल रूट से लेंगे उसके बाद दवा कहाँ जाएगी, स्टमक में, स्टमक के बाद फिर कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में, उसके बाद फिर वो आगे पास आउट होगी। तो इंटेस्टाइन में जब वो दवा पहुंचती है तो इंटेस्टाइन में उस दवा का एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ दवाएं स्टमक रीजन में भी एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह, इनका एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोपोर्शन कहाँ एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब होने के बाद ये दवा सीधे के सीधे मेन ब्लड सर्कुलेशन में नहीं डाली जाती, पहले वो कहाँ को भेजी जाती है, लिवर के पास। कहाँ भेजी जाती है, लिवर के पास, बाय द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, बाय द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। फिर लिवर में उस दवा के साथ कुछ टूट फूट होती है, उसमें जो हाईली पॉइजनस चीज़ें हैं या अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हटाया जाता है, कुछ उसमें टूट फूट, उनकी प्रोसेसिंग होती है दवा की। उसके बाद फिर उसे डाला जाता है किसमें, मेन ब्लड सर्कुलेशन, मेन ब्लड सर्कुलेशन। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसे हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर ये दवा ओरल रूट से या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ना होकर के अगर ये दवा ओरल बक्कल कैविटी में ही एब्जॉर्ब हो जाए, अगर ये दवा रेक्टम रीजन में एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसे सपोजिटरी का कॉन्सेप्ट है या सबलिंगुअल टेबलेट्स का कॉन्सेप्ट है, अगर ये दवा वहाँ एब्जॉर्ब होती है तो उस केस में वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाएगी, उस केस में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को वो बाईपास कर जाएगी। बेसिकली जो बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है क्योंकि स्टमक में उस दवा के साथ कुछ टूट फूट होती है, इसके अलावा लिवर में भी कुछ प्रोसेसिंग होती है। इससे क्या होता है, जो एक्टिव कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा ब्लड में नहीं पहुंच पाता, कुछ इसकी चीज़ें डिग्रेड हो जाती हैं। इट मीन्स कि जब भी हम किसी दवा को ओरल रूट से लेते हैं तो दवा ओरल रूट में पहुंचने के बाद फिर पहुंचती है स्टमक में, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में। कुछ दवाएं जैसे एस्पिरिन, ये इनका एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो मेडिसिन का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा भेजा जाता है कहाँ को, लिवर को। लिवर में वहाँ पे उसके साथ क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद या मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसको डाला जाता है मेन ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये जो ये बीच का प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हमारी मेडिसिन बक्कल कैविटी में सबलिंगुअल रीजन से या रेक्टम रीजन में या पेरेंटल रीजन में डाल दिया जाए, उस केस में ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की घटना घटित होती है वो नहीं, ये घटना घटित नहीं होती। तो जब भी हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। जनरली हम ये देखते हैं कि सारी की सारी दवाओं का, जितनी भी मेडिसिन आप यूज करते हैं उनका किसी और आर्गन पे इफेक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन लिवर पे सर्टेन एक्सटेंट का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
अब इसके बाद हम देखते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी दवा किस रास्ते से हमारी बॉडी में एंट्री कर रही है। हमारी जो दवा है वो किस रास्ते से हमारी बॉडी में एंट्री करती है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस रास्ते से दवा दिया जाए, इसको जानने के लिए बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लिया कि कोई पेशेंट है, उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। उस केस में हम क्या प्रेफर करेंगे? क्विक एक्शन। उस केस में हम पेरेंटल रूट में दवा देंगे ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन दे। इट मीन्स पेशेंट कंडीशन। दूसरा, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। उस ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, उसका ओरल डोज फॉर्म ही पॉसिबल है या पेरेंटल भी पॉसिबल है। बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जिनका पेरेंटल पॉसिबल नहीं होता या ओरल पॉसिबल नहीं होता। तो पहली चॉइस ये कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, डिजीज स्टेटस कैसा है, सीवियर कंडीशन है या एक्यूट कंडीशन है, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग कैसी है, ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, फिर एज, जैसे छोटा बच्चा है, सेक्स, और क्या, प्रीवियस डिजीज कंडीशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को पहले से लिवर की या किडनी की कोई गंभीर बीमारी है। इसके अलावा पेशेंट कहीं कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, वॉमिट तो नहीं कर रहा है। तो ये कई चीज़ों को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि पर्सन को दवा किस रास्ते से दिया जाए। इट मीन्स रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसाइडेड बाय सेवरल फैक्टर्स। प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, दूसरा पेशेंट कंडीशन। पेशेंट कंडीशन में पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, कहीं पेशेंट को वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है। इसके अलावा पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है, कहीं पेशेंट के साथ कोई प्रीवियस डिजीज कंडीशन तो नहीं जुड़ी हुई है, ऐसे उसको लिवर की कोई दिक्कत हो, उसको किडनी की कोई दिक्कत हो, ऐसे कोई बात तो नहीं है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं जब हम ये सेलेक्ट करते हैं कि किस रास्ते से दवा को दिया जाए। अब रूट को सेलेक्ट करते समय दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक, लोकल एक्शन चाहिए या सिस्टेमिक एक्शन चाहिए। किस रूट से ड्रग को दिया जाए, इस रूट ऑफ ड्रग सिलेक्शन को पढ़ने के पहले हम ये ध्यान देना होगा कि
हमें एक्शन लोकल चाहिए या सिस्टमिक एक्शन चाहिए। अगर लोकल एक्शन चाहिए तो उसमें हम प्रेफर करते हैं क्या, जैसे टॉपिकल। इंट्रा आर्टीरियल, डीपर टिश्यू इंजेक्शंस। अगर हमें उस दवा का इफेक्ट किसी एक खास लोकलाइज्ड जगह पे चाहिए तो किस तरीके से उसको दिया जाएगा। अगर हम उस दवा का एक्शन कोई एक लोकलाइज्ड जगह पे नहीं, सिस्टमिक एक्शन चाहते हैं तो कैसे दिया जाएगा। तो लोकल एक्शन के लिए पहला क्या है, टॉपिकल। पहला क्या है, टॉपिकल। टॉपिकल में क्या है कि हमने दवा को स्किन सरफेस पे या कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगा दिया। जहां हमको एक्शन चाहिए उस जगह की स्किन पे या उस जगह के म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमने दवा को लगा दिया। जिस जगह हमको मेडिसिन का एक्शन चाहिए उस जगह की स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को हमने दवा को लगा दिया, उसे हम क्या कहेंगे, टॉपिकल रूट। क्या कहेंगे, टॉपिकल रूट। अब अगर उस टॉपिकल रूट में हमने मान लिया बक्कल कैविटी में लगाया तो कैसा हो जाएगा, ओरल रूट। कैसा, ओरल रूट। ऐसे बहुत बार ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस, बहुत बार ऐसा होता है कि मुंह में फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, ओरल कैंडिडियासिस। तो उस केस में हम क्या देते हैं, एंटी फंगल ड्रग, क्लोट्राइमाजोल, कोट्राइमाजोल, कोट्राइमाजोल। वो हम क्या करेंगे, उसकी बक्कल कैविटी पे लगा देंगे, उसकी बक्कल कैविटी पे हम लगा देंगे। ये क्या है, ओरल रूट। जैसे किसी के मुंह में फंगल इन्फेक्शन हुआ, ओरल कैंडिडियासिस, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम बक्कल कैविटी में ही क्लोट्राइमाजोल लगा देंगे। ये कैसा है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है जैसे आई, ईयर या नोज, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ तो हम आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप या नोज ड्रॉप यूज करते हैं। ऐसे आई ड्रॉप जेंटामाइसिन यूज कर दिया, टोबासिन यूज कर दिया, टोबामाइसिन यूज कर दिया, एमिकासिन यूज कर दिया, जो भी तमाम एंटीबायोटिक्स वगैरह, जैसे जेंटामाइसिन, आई ड्रॉप, ये हमने यूज कर दिया। आई, ईयर, नोज, इन जगहों पे हमने कुछ इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने जेंटामाइसिन आई ड्रॉप का यूज कर लिया। वो कैसा, किसमें आ जाएगा, आपका टॉपिकल रूट में वो भी आ जाएगा। इसके अलावा वेजाइनल पैसेज पे या एनल, एनल कैनाल, वेजाइनल या एनल कैनाल, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे कोई हमने स्पेसिफिक दवा यूज किया फॉर द लोकलाइज्ड एक्शन, तो वो किसमें कंसिडर किया जाएगा, जैसे टॉपिकल रूट। किसमें, टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया, स्किन पे कोई इन्फेक्शन, वहाँ हमने स्पेसिफिक दवा को लगाया, उसका कुछ ऑइंटमेंट लगा दिया वहाँ पे उस लोकलाइज्ड एक्शन पे, इसमें आ जाएगा ये टॉपिकल रूट। और
ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल पैचेज, ट्रांसडर्मल पैचेज, कहीं स्पेसिफिक जगह कोई दिक्कत है वहाँ पे हमने एक ट्रांसडर्मल पैचेज लगा दी ताकि स्लोली धीरे धीरे दवा रिलीज होती रहे। तो ये कैसा है पूरा का पूरा टॉपिकल, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपका क्या आता है, तो इट मीन्स जब भी हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें एक्शन कैसा चाहिए, लोकल या सिस्टेमिक। अगर हमें लोकल एक्शन चाहिए तो उसको कैटेगराइज किया गया 3 पोर्शन में, टॉपिकल, इंट्रा आर्टीरियल और इंजेक्शन इन डीपर टिश्यू, इंजेक्शन इन डीपर टिश्यू। ये दोनों बहुत रेयरली यूज किए जाते हैं। जनरली टॉपिकल, टॉपिकल में हम क्या करते हैं, जिस जगह पे हमें कुछ एक्शन चाहिए वहाँ की स्किन सरफेस पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम दवा को रब करते हैं। जैसे ओरल कैंडिडियासिस, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो गया, ओरल कैंडिडियासिस, उसको ट्रीट करने के लिए हमने क्लोट्राइमाजोल का मलहम वहाँ पे लगा दिया। या बहुत बार लिग्नोकेन एनेस्थीसिया भी दिया जाता है उस स्पेसिफिक सरफेस पे, लिग्नोकेन एनेस्थीसिया भी देते हैं उस खास सरफेस पे। इसके अलावा आई, ईयर, नोज, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने एंटीबायोटिक दिया, जैसे जेंटामाइसिन आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप, जो भी चीज़, या हमने नेजल सलाइन दिया। ये सब किस में आ जाएगा आपका टॉपिकल, क्योंकि हमारा जो एक्शन हो रहा है ये कैसा है, लोकलाइज्ड। इसके अलावा वेजाइनल पैसेज या एनल कैनाल पे कोई इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पे हमने कोई मेडिसिन को लगाया, वो भी किस में आ जाएगा आपका टॉपिकल में। स्किन पे लगा दिया, या और साथ ही साथ ट्रांसडर्मल पैचेज, तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे, लोकल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी खास बात क्या है कि इस तरीके से ड्रग को यूज करने पर पहली चीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो लिवर को दबा जाती थी वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ यूटिलाइज नहीं होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि इट मीन्स जो उसका सिस्टेमिक इफेक्ट है, जो उस दवा का सिस्टेमिक इफेक्ट है वो मिनिमम, सिस्टेमिक इफेक्ट उसका क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि दवा वो ब्लड में फर्दर गई ही नहीं, उसने लोकल एक्शन दिया, मेन ब्लड सर्कुलेशन में दवा गई ही नहीं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ उस दवा का नहीं। तो ये इसकी क्या है, दो सिग्निफिकेंट, दो बेनिफिट। लोकल में ही दूसरा क्या है, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल, ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है, बहुत रेयरली यूज करते हैं ये। और कब यूज करते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी वगैरह के टाइम पे, एंजियोप्लास्टी हो रही हो, या आपका कैंसर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक पर्पस, वहां पे क्या यूज किया जाता है, इंट्रा आर्टीरियल। लेकिन ये बहुत रेयरली यूज करते हैं, जनरल इसका यूज नहीं है, ये रेयरली इंट्रा आर्टीरियल, एंजियोप्लास्टी में, कैंसर ट्रीटमेंट में भी, और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। इसके अलावा इंजेक्शन टू डीपर टिश्यू, इंजेक्शन टू डीपर टिश्यू, इसमें क्या है, इसमें क्या, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वहां पे इंजेक्शन के द्वारा उस दवा को हमने जॉइंट्स में डाल दिया, बाय इंजेक्शन goes to
जॉइंट स्पेस, जो जॉइंट का स्पेस है वहां हमने दवा को डाला, जैसे कि कौन सी दवा, ट्राई एम्फिनोलोन, ट्राई एम्फिनोलोन, ये हमने दवा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के बीच की स्पेस में डाल दिया। कौन सी दवा, ट्राई एम्फिनोलोन। इट मींस कि जब भी हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो दो रूट हैं आपके, लोकल एक्शन चाहिए या सिस्टमिक एक्शन चाहिए। फिर अगर लोकल एक्शन चाहिए तो हम क्या देंगे, टॉपिकल रूट या इंट्रा आर्टीरियल या डीपर टिश्यू इंजेक्शन। टॉपिकल में जैसे ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो गया, उसको क्योर करने के लिए हमने क्लोट्राइमाजोल का मलहम मुंह में लगा दिया। आई ईयर नोज में कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमने जेंटामाइसिन का आई ड्रॉप लगा दिया। वेजाइनल या एनल कैनाल में कोई इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ हमने कोई दवा दिया, जैसे एनीमा, एनीमा हो गया, सपोजिट्री हो गया। ये किसमें आएगा आपको, टॉपिकल रूट में। एनीमा हो गया, सपोजिट्री हो गया, ये किसमें आएगा आपका, टॉपिकल रूट में। इसके अलावा स्किन पे दवा को लगा दिया, स्किन पे कोई इन्फेक्शन हुआ, फंगल इन्फेक्शन हो गया, हमने स्किन पे दवा को लगाया। ट्रांसडर्मल पैचेज का यूज किया, अगर हमने कहीं पे किसी साइड पे कोई पेन है या कोई भी दिक्कत, उसको क्योर करने के लिए हमने ट्रांसडर्मल पैचेज का यूज किया। तो ये क्या हो जाएंगे, टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपका इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल में क्या क्या आपका आ जाएगा, जैसे इंट्रा आर्टीरियल बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी में या कैंसर ट्रीटमेंट में, डायग्नोस्टिक पर्पज में, यहाँ सब हम क्या यूज करते हैं, इंट्रा आर्टीरियल। डीप टिश्यू इंजेक्शन, इंजेक्शन के द्वारा हमने दवा को डीपर टिश्यू में डाल दिया, जैसे इन द केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन द केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंजेक्शन के द्वारा हमने दवा को जॉइंट के स्पेस में डाल दिया। कौन सी दवा, ट्राई एम्फिनोलोन। कौन सी दवा, ट्राई एम्फिनोलोन। ट्राई एम्फिनोलोन दवा को इंजेक्शन के द्वारा हमने जॉइंट के बीच के स्पेस में डाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इंजेक्शन टू डीपर टिश्यू। तो ये पूरा का पूरा किसमें, लोकल एक्शन, ऐसा है ये लोकल एक्शन। अब सिस्टमिक एक्शन की बात करें तो सिस्टमिक एक्शन को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, इंटेरल, इंटेरल और दूसरा पेरेंट्रल, पेरेंट्रल, इंटेरल और दूसरा पेरेंट्रल। पहला क्या है, इंटेरल और दूसरा पेरेंट्रल। इंटेरल का मतलब क्या, इंटेरल का मतलब जैसे हमने दवा को मेन ब्लड सर्कुलेशन में तो भेजा, हमने दवा को मेन ब्लड सर्कुलेशन में भेजा, लेकिन बाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें आपका आ जाएगा ओरल, सॉरी सबलिंगुअल, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, ओरल और रेक्टल। इट मीन्स क्या कि हमको कैसा इफेक्ट चाहिए, सिस्टेमिक इफेक्ट चाहिए। मीन्स हमको कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए जिसमें हमारी दवा ब्लड में, मेन ब्लड सर्कुलेशन में जाए। ऐसा एक्शन सिस्टेमिक एक्शन। उसको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, इंटेरल, इंटरनल नहीं, इंटेरल, और दूसरा पेरेंट्रल। इंटेरल में डिवाइड किया गया तीन पोर्शन में, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। हमने दवा को खाया, दवा स्टमक के रास्ते फिर इंटेस्टाइन में अंदर गई, वहाँ फिर वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुई, ओरल रूट। सबलिंगुअल, दवा को हमने जीभ के नीचे रख दिया या रब किया और वहीं से दवा वो मेन ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई, सबलिंगुअल। रेक्टल, रेक्टल रीजन में हमने दवा को इंसर्ट किया और वहां से वो मेन ब्लड सर्कुलेशन में गई। ये क्या हो जाएगा आपका, इंटेरल, इंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पेरेंट्रल,
पैरेंटल में फिर हम आईवी, आईएम, आईए, इसको आगे डिटेल में किया, आईवी इंट्राविनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, आईए इंट्रा आर्टेरियल और भी तमाम से, ये किसमें आपके आ जाएंगे, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर में। पैरेंटल पोर्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि अलग ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है और उसको हमको हर एक पॉइंट पे कि हम इंट्रावेनस दे रहे हैं या इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं या इंट्रा आर्टेरियल दे रहे हैं या सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, कैसे जो भी चीज़ें, तो उनको डिटेल में हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए सिस्टमिक एक्शन चाहिए तो दो पार्ट में, इंटेरल और पैरेंटल। इंटेरल में सबलिंगुअल हो गया, ओरल हो गया, रेक्टल हो गया, पैरेंटल में आपका आईवी हो गया, आईएम हो गया, आईए हो गया, तमाम और भी चीज़ें। सबलिंगुअल का मतलब क्या कि हमने जीभ को दवा के नीचे रख लिया और धीरे धीरे वो दवा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डिफ्यूज हो गई। ओरल में क्या किया, हमने दवा को खा लिया, खाने के बाद वो स्टमक में गई, फिर इंटेस्टाइन में गई, फिर वहाँ दवा एब्जॉर्ब हो गई। रेक्टल में क्या, हमने ड्रग को रेक्टल रीजन में ले लिया और वहाँ से फिर दवा मेन ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो गई। ये चीज़ें तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा बेसिकली फोकस होगा किसके बारे में, उसमें मेन फोकस होगा हमारा सिस्टेमिक, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आगे होगा उसमें हमारा मेन फोकस होगा किस पे, सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें हम देखेंगे कि ओरल में क्या बायो अवेलेबिलिटी है, सबलिंगुअल में क्या है, रेक्टल में क्या है, फिर पैरेंट्रल में आईए है, आईएम है, आईवी, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या ड्रॉबैक हैं। ऐसे आईवी में दिक्कत क्या है, इन्फेक्शन होने की चांसेस, अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया, प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। सेफ रूट क्या आपका, ओरल रूट कैसा रूट है, सेफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के टॉपिक में हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए उसको हम दोबारा रिकॉल कर ले रहे हैं जल्दी से। पहले हमने क्या पढ़ा, फार्माकोलॉजी, क्या है स्टडी ऑफ ड्रग, उनके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इनकी स्टडी फार्माकोलॉजी में, मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। फिर आपका उसमें दो फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स एंड इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं कि तमाम जो बायोलॉजिकल रिस्पांस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कितनी डोजिंग में आ रहे हैं, डोज रिस्पांस कर्व वगैरह की स्टडी किसमें, फार्माकोडायनेमिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखते हैं, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में। क्योंकि हमारी जो दवा हम लेते हैं तो जो हमारे ब्लड में पहुंचती है तो ब्लड में तमाम प्रोटीन मौजूद होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में तमाम प्रोटीन है, जिन्हें क्या कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन और तमाम चीज़ें। तो हमारी दवा पहले प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है एक रिवर्सिबल फेज में, फिर उसमें से कुछ पोर्शन फ्री होता है, फिर वो कहीं स्टोरेज टिश्यू में बाइंड करेगा, कहीं पे अपना रिस्पॉन्स देगा, ये चीज़। उसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई दवा को ओरल रूट से लेते हैं तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद उस दवा को पहले भेज दिया जाता है कहाँ पे, लिवर में। लिवर में उसकी क्रॉसिंग होती है, दैट इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम दवा को डायरेक्ट ब्लड में डाल दे रहे हैं या रेक्टल रूट से डाल दे रहे हैं या हमारी दवा सबलिंगुअल रूट से डाल दे रहे हैं तो उस केस में हमारी दवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाएगी, मेडिसिन हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाती है। फिर हमने देखा बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, वो क्या है कि जब भी आपने कोई दवा लिया उसका कितना प्रोपोर्शन आपके मेन ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। जैसे पैरेंटल रूट है तो उसकी अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 100%, लेकिन अगर ओरल है बायो अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम होगी। इसके अलावा और हमने क्या देखा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
तो आज हम ये देखते हैं कि किस रूट से दवा को दिया जाए, तो उसका सिलेक्शन करते समय हम ये देखते हैं कि हमारी मेडिसिन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ड्रग की क्वालिटी है, ड्रग की प्रॉपर्टी। इसके अलावा पेशेंट कंडीशन, पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, वॉमिट तो नहीं कर रहा है, साथ ही साथ पेशेंट की कंडीशन सीवियर है या एक्यूट कंडीशन में है। और क्या देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि एज कितनी है पेशेंट की, जैसे छोटा बच्चा तो है तो उसको उसका कुछ अलग मेथड होगा देने का, एज, सेक्स, प्रीवियस कोई एडवर्स कंडीशन, जैसे पहले से पेशेंट को कोई लीवर की दिक्कत या किडनी की दिक्कत हो, उस केस में हम रूट का सिलेक्शन अलग अलग तरीके से किया जाता है। फिर उसमें हमने देखा आपको लोकल एक्शन चाहिए या सिस्टमिक एक्शन चाहिए। अगर लोकल एक्शन चाहिए तो उसमें क्या है, टॉपिकल और इंट्रा आर्टीरियल, और ड्रग गोज टू डीपर टिश्यू बाय इंजेक्शंस। इसमें आपका टॉपिकल रूट में क्या, जिस जगह पे हमको एक्शन चाहिए वहाँ पे हम दवा को लगा देंगे और उस स्पेसिफिक पोर्शन में ही उसका एक्शन आएगा, बाकी जगह पे उसका एक्शन नहीं आएगा। ऐसे केसेज में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की चांसेस नहीं होती है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट मिनिमम होता है। टॉपिकल में क्या, ओरल, इसके अलावा आई, ईयर, नोज, ऐसी जगहों पे हमने जेंटामाइसिन वगैरह लगाया, वो किस में टॉपिकल में आ जाएगा आपका। सपोजिटरी हो गया, एनीमा हो गया, वेजाइनल या एनल रूट में अगर हमने इनको लगाया तो ये क्या है, टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा स्किन पे लगाया, ट्रांसडर्मल रूट। साथ ही साथ इंट्रा आर्टीरियल में क्या है, ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है, जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंजियोप्लास्टी और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट या डायग्नोस्टिक पर्पज में वहाँ हम क्या यूज करते हैं, इंट्रा आर्टीरियल। इसके अलावा लास्ट में क्या आता है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जो गैप है, उस गैप के स्पेस में दवा डाल दी जाती है बाय द इंजेक्शंस। तो ये सब किसमें आपका आ जाएगा, लोकल एक्शन के लिए, टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपका दूसरा आता है सिस्टमिक एक्शन। अगर चाहिए उसको डिवाइड किया गया है दो पोर्शन में, पेरेंट्रल और इंटेरल। पेरेंट्रल और इंटेरल, पेरेंट्रल को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, इसमें इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। इंटेरल में क्या क्या आपका आ जाएगा, इंटेरल में आपका जैसे ओरल रूट, सबलिंगुअल या रेक्टल। ओरल में जैसे हमने कोई दवा खाया, खाने के बाद दवा स्टमक के रास्ते इंटेस्टाइन में कहीं वहाँ दार हुई। सबलिंगुअल में हमने मेडिसिन को जीभ के नीचे रख दिया और वहाँ से धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में चली गई। रेक्टल रीजन में हमने सपोजिटरी को रेक्टल रीजन में लगाया और वहाँ से वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा आज का पॉइंट है। फर्दर जो भी लेक्चर होगा उसमें हम मेन फोकस करेंगे पेरेंट्रल रूट के बारे में। थैंक यू।